Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot Kaur, and today we will continue our last topic, that is consumer equilibrium, with the help of indifference curve analysis. Last time हमने indifference curve analysis का मीनिंग किया, marginal rate of substitution किया, कुछ concepts पढ़े. हमने कहाँ पे छोड़ा? Assumptions पे. Let's get a quick recap of assumptions. Assumptions में हमने बोला ordinary utility means reference, preference and ranking को हम ध्यान में रखेंगे. Consumers are rational. टू कमोडिटी का केस हम लेंगे. कंज्यूमर हैज नॉट रीच पॉइंट ऑफ स्टेटी. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? डिमिनिशिंग. दिस इज द रीजन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ऑलवेज कनेक्ट्स टू द रीजन. कंसिस्टेंसी होगी, वो जो ए को बी से प्रेफर कर रहा है तो ए को ही बी से प्रेफर करेगा, बी को कभी ए से प्रेफरेंस नहीं देगा, अदर वे आउट नहीं होगा. ट्रांसिटिविटी, जिसमें अगर ए को बी से प्रेफरेंस दी जा रही है और बी को सी से दी जा रही है तो ऑटोमेटिकली वो ए और बी के बीच में ए को ही चूज करेगा. प्रेफरेंस फॉर मोर, हमेशा वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, इसलिए रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज होता जाता है. इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड. सो वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. यू शुड बी अवेयर ऑफ द सेम बिफोर गोइंग टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. आई एम रिपीटिंग अगेन, इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होगा? इट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड. ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, लेफ्ट से राइट आएगा हमेशा. ठीक, डाउनवर्ड स्लोपिंग. इट विल नॉट बी द केस ऑफ दिस, नेवर. और होगा कन्वेक्स टू द रीजन. इसका रीजन सेम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग. Higher the indifference curve, higher is the level of satisfaction. If we have, say, indifference curve 1, IC1, we have IC2, we have IC3, means कितने भी indifference curve हों तो जो higher level होगा ना, it means उसके ऊपर satisfaction का level भी high होगा. Let's take example. अगर यहाँ पे से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 1 पे होगा, ए पॉइंट पे है, और उसके बाद वो इंडिफरेंस कर्व 2 पे अगर देखे तो बी पॉइंट पे है, तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पे अगर गुड से पी एंड यहाँ पे आर, चाहे वाई कमोडिटी की सेम यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है कॉम्बिनेशन पे, ए कॉम्बिनेशन के ऊपर, उससे y कॉमोडिटी मिल रही है ओ आर, x कितनी मिल रही है? ओ पी. लेकिन जो b कॉम्बिनेशन के ऊपर आता है तो y कॉमोडिटी ओ आर पे ही है, लेकिन x ओ पी से कितनी हो गई? ओ एन. नो डाउट ही इज गेटिंग मोर ऑफ x. तो जब ज़्यादा मिलेगी कोई भी गुड तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी? हायर. सो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है इंडिफरेंस कर्व की, दैट इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? लेट्स ग्राफिकली इसका भी देख लेते हैं क्यों नहीं करेंगे. इफ वी हैव हियर इंडिफरेंस कर्व 1, अभी हमने बोला हायर द लेवल, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब वी हैव टू इंडिफरेंस कर्व्स, दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पे. कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे. IC2 पे एक ए पॉइंट बी है, IC1 पे एक सी पॉइंट है. हमने अभी अजम्पशन भी की ट्रांजिटिविटी की, ए को अगर प्रेफर कर रहा है बी से और बी को प्रेफर कर रहा है सी से, तो तीनों अगर अवेलेबल हैं तो वो ए को ही प्रेफर करेगा. अब इस केस में अगर आप देखो तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज वेरिंग विद द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अगर 1 पे अगर देखें, IC1 पे, तो सी पॉइंट और बी पॉइंट, बी और सी IC1 पे है, मीन्स वो कौन सा है ये कर्व? लोअर. तो यहाँ पे लोअर सेटिस्फैक्शन उसे मिल रही है. लेकिन अगर IC2 पे देखें, ए पॉइंट इज ऑन IC2, इससे क्या है? उसे y के यूनिट भी ज़्यादा मिल रहे हैं, x के यूनिट O n मिल रहे हैं. अब क्या A और B
सेम सेटिस्फेक्शन देगा? नहीं, बिकॉज IC1 पे सेटिस्फेक्शन का लेवल डिफरेंट है, IC2 पे सेटिस्फेक्शन का लेवल डिफरेंट है. तो हाउ कैन दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर? बिकॉज अगर सेम इंडिफरेंस कर्व पे आएंगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा. और क्या हम बोल सकते हैं कि A और B पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है? नहीं, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व. और B और C की बात करें तो भी डिफरेंट है. अगर B की बात करें तो यहाँ पे अगर P और यहाँ पे M, अब A पॉइंट पे उसे मिल रहा है YOP, B पॉइंट पे कितना मिल रहा है? OM, मीन्स कम मिल रहा है. Y का कितना कम मिल रहा है? PM, कितना लेवल कम हो गया उसका B पे आ गया तो, जबकि X तो सेम ही मिल रहा है दोनों में, ON. X का सेम लेवल है लेकिन Y के यूनिट्स कम हो गए, तो क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे A में उसे अगर Y ज़्यादा मिल रही है तो सेटिस्फेक्शन का लेवल भी ज़्यादा होगा, तो वो किसे प्रेफर करेगा? A को. सो इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. हाँ, ये भी नहीं बोलना कि वो पैरेलल हैं एक दूसरे के. इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल. इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच ईदर ऑफ एक्सिस. देयर इज अनदर कंडीशन. इसकी प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की? वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा. क्यों नहीं? अगर एक्स को टच किया तो उस केस में उसने एक्स के कितने यूनिट लिए? OP. और वाई के कितने? 0. यहाँ पे वाई 0 यूनिट लिए और एक्स के मिले OP. इट मीन्स वी हैव नो कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही यूनिट, वो एक ही गुड बाय कर रहा है. सो एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है इंडिफरेंस कर्व की, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. तो यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. अगर वाई की बात करेंगे, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई कितने यूनिट मिले उससे? OR. लेकिन एक्स के कितने मिले? 0. तो यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. सो वी कैन से इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस. सो बी श्योर जब भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, कन्वेक्स टू द रीजन होना चाहिए. हायर होगा तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी. इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए. एंड दे डू नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस. किसी भी एक्सिस को टच नहीं करने चाहिए. सो ये तो था इंडिफरेंस कर्व. इक्विलिब्रियम एनालिसिस से पहले वी शुड नो व्हाट इज अवर बजट लाइन. प्राइस लाइन, बजट लाइन, वन एंड सेम थिंग. So it is combination of goods that can be purchased if entire money income is spent. Indifference curve analysis क्या है? Combination of goods हैं जो equal satisfaction देंगे कंज्यूमर को, लेकिन whether they are attainable or not, ये बजट लाइन बताती है कि पूरी इनकम जो है उसने अपनी स्पेंड कर दी तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन वो बाय कर सकता है. दिस इज अवर बजट लाइन. बजट लाइन ग्राफिकली शोज द बजट कंस्ट्रेंट. बजट कंस्ट्रेंट क्या है? ये कंस्ट्रेंट है, हमारी इनकम का लेवल इतना है, इससे ज़्यादा हम बाहर बाय नहीं कर सकते, चाहे उसे प्रेफर कर लें हम. अगर हमारी इनकम कम है तो हम छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं दैन लग्जरी. तो लग्जरी की डिमांड हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं. वी कैन जस्ट थिंक, विशफुल थिंकिंग हो सकती है हमारी कि हम स्कोडा बाय कर लें या हम मर्सिडीज़ बाय कर लें, BMW बाय कर लें. लेकिन बाय क्या कर सकते हैं? हमारी अप्रोच कितनी है, इट डिपेंड्स अपॉन अवर इनकम. बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पे आता है. तो बजट लाइन ग्राफिकली शोज द बजट कंस्ट्रेंट कि कौन से अटेनेबल हैं, कौन से आउट ऑफ द रीच ऑफ द कंज्यूमर हैं. स्लोप ऑफ द बजट लाइन इक्वल्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू गुड्स. अब स्लोप क्या होगी बजट लाइन की? रिलेटिव प्राइस ऑफ टू गुड्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. दोनों का रेशियो लेंगे तो स्लोप ऑफ बजट लाइन निकलेगी. दैट इज प्राइस ऑफ वन गुड कंपेयर टू प्राइस ऑफ अदर. It measures the rate at which consumer will trade one good for the other. Means एक गुड को दूसरी गुड बाय करने के लिए कितना सब्स्टिट्यूट करता है वो रेट बताता है हमारा बजट लाइन. स्लोप क्या है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी? सबसे पहले इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सेकेंड प्राइजेस ऑफ द गुड्स. कॉस्ट बजट कंस्ट्रेंट की बात की मीन्स कि इनकम लेवल पता चल जाएगा हमारा कितना है. तो इनकम ज़्यादा होगी, बजट लाइन भी
हायर होगी। Likewise, indifference curve हमने बोला, higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Likewise, higher the income, higher will be the budget line. प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर हमारी स्लोप डिपेंड करेगी, वो स्टीपर होगी, फ्लैटर होगी, कैसी होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज लाइंग टू द राइट ऑफ द बजट लाइन आर unattainable because income of consumer is not sufficient to be able to buy these combinations. जब भी बजट लाइन हम बनाते हैं उसके राइट ऑफ द, जो भी बजट लाइन के राइट साइड पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो पर्सन बाय नहीं कर पाएगा, बिकॉज लिमिटेड इनकम पूरी स्पेंड करने के बाद बजट लाइन बन चुकी है, उसके बाहर वाली चीज़ वो बाय नहीं कर सकता। लेकिन कोई लेफ्ट उसके अंदर है ना चीज़, वो बाय कर सकता है। वो combination of commodities lying to the left of the budget line are attainable because income of consumers sufficient to be able to buy these combinations. वो कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है बिकॉज वो इनकम लेवल के अंडर हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बाय करता? वो जनरली वो बाय करता है ऑन द बजट लाइन। रीजन मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो अटेनेबल गुड्स के लिए वहाँ पे कम है। हायर लेवल पे होगा तो क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। लेट्स सी बजट लाइन बनती कैसे है, बजट लाइन में चेंजेस कैसे आते हैं, रोटेशन कैसे होगी। सी वी हैव हियर एक्स एक्सिस पे गुड एक्स आएगी, वाई एक्सिस पे गुड वाई आएगी। ठीक, अगर मान लो हमारी लिमिटेड इनकम है, गिवन है हमारी इनकम से 5, उस केस में हम गुड्स कितनी बाय कर सकते हैं, या हमारी इनकम है से स्टार्टिंग हम करते हैं 4 रुपीज़ से, कि अगर 4 रुपीज़ एक कंज्यूमर की इनकम है टोटल इनकम, तो वो टोटल इनकम को स्पेंड करता है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में स्पेंड करता है, तो बजट लाइन कैसे बनेगी। सी दिस टेबल, इनकम इज ₹4, अगर एक्स का प्राइस है ₹1, तो वो पूरे 4 रुपीज़ स्पेंड करके कितने एक्स बाय कर सकता है। 4 के 4 अगर एक्स पे स्पेंड करेगा तो 4 यूनिट ऑफ एक्स बाय कर सकता है। एंड वी हैव अनदर गुड, बिकॉज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो वी हैव वाई गुड जिसमें 50 पैसा रुपी उसकी प्राइस है। तो अगर वो लास्ट इस कॉम्बिनेशन पे आता है, पूरा अगर एक्स पे स्पेंड करेगा वाई के 0, लेकिन अगर पूरे के पूरे वाई के ऊपर उसने स्पेंड कर दिए तो 8 यूनिट ऑफ वाई वो बाय कर सकता है। मीन्स ही इज हियर, जब वो एक्स के 0 यूनिट बाय करता है, वाई के 8 यूनिट बाय करता है। एंड यहाँ पे ही इज हियर, अगर सारे के सारे वो एक्स के ऊपर स्पेंड कर देता है। तो दिस इज अवर बजट लाइन, पूरी इनकम 4 रुपये की वो स्पेंड करके ही इज गेटिंग दिस बजट लाइन। अब बाकी इसमें कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, एक्स का उसने 1 यूनिट लिया, 2 लिया, 3 लिया, और वाई के उसने अलग अलग यूनिट बाय किए, 6, 4, 2, ये कॉम्बिनेशन बन गए। अगर वो एक्स का 1 यूनिट ले रहा है, 1 रुपये निकल गया तो 3 रुपये बचे, तो वाई के कितने बाय कर सकता है, 50 पैसा उसका प्राइस है, तो 6 यूनिट ऑफ वाई वो बाय कर सकता है। मीन्स ही विल बी हियर, और 1 एक्स का मीन्स कि यहाँ पे वो आ जाएगा। अब वो अगर 2 यूनिट एक्स के लेता है तो सेक्रीफाइस करेगा वाई को कुछ, 2 रुपीज़ क्या उसने एक्स बाय कर लिए, तो 2 रुपीज़ बचे, तो वाई के यूनिट आ गए उसके 4। लाइकवाइज अगर वो एक्स के बाय कर लेता 3 यूनिट, तो बचे उसके पास 1 रुपया, तो 1 रुपये से वो क्या बाय करेगा, वाई के सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट। सो दिस इज बजट लाइन जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गिवन है हमारे पास। वी हैव कॉम्बिनेशन ए P, we have combination L, बीच में we have combination A, B and C. This is our budget line. अब इसके अंदर वो अगर ये वाला पॉइंट लेता है से D पॉइंट, तो D पॉइंट में वो X कितने बाय कर सकता है, 1 यूनिट, एंड Y कितने बाय कर सकता है, 4 यूनिट। लेकिन उससे क्या होगा, उसकी इनकम अभी भी बच जाती है। 1 रुपया यहाँ पे लगाया तो 50 पैसे के अकॉर्डिंगली 2 रुपीज़ यहाँ पे लगाया, तो ही इज स्पेंडिंग ओनली 3 रुपीज़, 1 रुपया बच जाता है। मैक्सिमम वो चाहता है हमेशा अर्निंग में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, हर चीज़ प्रेफर करेगा ज़्यादा में, 1 रुपया बच गया, वो 1 रुपया कहीं तो लगाएगा। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस जो अटेनेबल तो हैं, जो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बजट लाइन
आ रहे हैं, लेकिन वो बाय नहीं करेगा। रीजन बीइंग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे कम है। वो डी की बजाय वो बी को बाय करेगा, जहां पे उसे कितने यूनिट ऑफ एक्स मिल रहे हैं, 2 यूनिट ऑफ एक्स मिल रहे हैं एंड वाई के 4 देन 1:4। तो बेटर है वो बी बाय करे। लेकिन से वी हैव हेयर आर कॉम्बिनेशन, जहां पे वो 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ वाई, लेकिन वो उसकी इनकम लेवल से बाहर जा रहे हैं, सो ही कैन नॉट बाय दिस, दीज आर अनअटेनेबल। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया कि जो भी राइट हैंड साइड पे है वो अनअटेनेबल है, बिकॉज लेवल ऑफ इनकम उसकी लिमिटेड है, वो बाय नहीं कर सकता। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड टू द अवर बजट लाइन वो बाय कर सकता है, लेकिन बाय क्यों नहीं करेगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, सो ही विल प्रेफर मोर, ज़्यादा प्रेफर करने के लिए वो बजट लाइन पे आ जाएगा, सो दैट उसकी पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाए, स्पेंड हो जाए। अब इन केस हमारी बजट लाइन चेंज होती है तो क्या रीज़न है। एक तो होती है बजट लाइन हमारी इनकम से चेंज होगी तो इट विल बी पैरेलल, पुरानी बजट लाइन से वो पैरेलल रहेगी। से वी हैव दिस एज अवर बजट लाइन, आज हमारी इनकम 4 रुपीज़ थी तो पीएल हमारी बजट लाइन हुई। अगर इनकम हमारी 4 से बढ़ के 5 हो जाती है तो बजट लाइन बढ़ के पीएल से P1 L1 हो जाएगी। क्यों? जिससे क्या होगा, हमारे जो गुड्स हैं वो कॉम्बिनेशन जो बाय कर सकता है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब भी इनकम इंक्रीज होगी ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन, लेकिन पैरेलल होगी। प्राइजेस ऑफ द गुड्स रिमेन द सेम, ये कंडीशन है इसमें। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है हमारा, इनकम, और इनकम कम हो जाएगी तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी पैरेलल टू द सेम बजट लाइन। ये चेंज आएगा बजट लाइन में इन केस हमारी इनकम 4 से 5 हो जाती है तो गुड्स जो बाय कर सकता है वो भी बढ़ जाएंगे। से पहले वो 4 यूनिट ऑफ एक्स बाय कर सकता था, अब 5 रुपीज़ की हो गई तो 5 यूनिट एक्स के बाय कर सकता है। वाई के अगर वो यूनिट पहले बाय कर रहा था 4 रुपीज़ से 8 थे, अब वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे अगर सारी की सारी इनकम वाई पे लगा दे। तो नो डाउट ये स्लोप उसकी सेम रहेगी। स्लोप क्या थी हमारी, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, तो 1/0.50, तो स्लोप सेम रहेगी। इसी वजह से वो पैरेलल रहेगी अपनी पुरानी लाइन के, चाहे वो कम हो रही इनकम चाहे बढ़ रही है, स्लोप विल रिमेन द सेम। अगर प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी चेंज होंगे तो स्लोप भी चेंज होगी। उस केस में हम बोलेंगे कि प्राइस लाइन की रोटेशन हो गई, तो उस केस में वो पैरेलल नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी से। अब देखना पड़ेगा कि किस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े या कम हुए। अगर तो प्राइसेस कम हुए तो से एक्स के अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो एक्स ज़्यादा खरीद सकता है सेम लेवल ऑफ इनकम के साथ। वाई के प्राइस सेम रहे तो वाई तो सेम ही बाय करेगा, लेकिन एक्स का अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स भी ज़्यादा इंक्रीज वो बाय कर सकता है, तो उस केस में वो एल से L1 खरीद सकता है। तो हमारी बजट लाइन बन गई PL1, PL1, तो स्लोप चेंज हो जाएगी। PX अपॉन PY था, यहाँ पे 1/0.50 था। अगर x की वैल्यू 0.80 हो जाती है तो स्लोप भी चेंज हो जाएगी। यू विल सी। ये क्या था, जब प्राइस ऑफ x कम हुआ तो बजट लाइन क्या हुई, बाहर को शिफ्ट हुई, लेकिन सिर्फ x एक्सिस पे। जब प्राइस ऑफ x इंक्रीज हो जाएगा तो कम क्वांटिटी बाय कर सकता है, y की तो सेम रही, इनकम लेवल भी सेम है, तो उस केस में वो अंदर को शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे L2। अब बजट लाइन हमारी आई PL2 जब प्राइस का बढ़ गया, x का से 1.50 हो गया, y का तो सेम रहा, तो बजट लाइन का स्लोप भी चेंज हो गया। दिस इज द केस जब क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ x चेंज हो रहे हैं। लेकिन इन केस वी हैव प्राइस ऑफ y चेंज होते हैं, तो उस केस में क्या चलेगा हमारा, लाइक दिस, वी हैव हेयर x कमोडिटी, हेयर y कमोडिटी, ये हमारी बजट लाइन थी PL। अब इस केस में
y का प्राइस इंक्रीज होता है या y का प्राइस डिक्रीज होता है। प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो कम क्वांटिटी बाय कर सकता है सेम लेवल ऑफ इनकम से y की, तो बजट लाइन हमारी ये अंदर को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज होने से बजट लाइन हमारी अंदर को शिफ्ट हो जाएगी। जब वो प्राइस कम हो गया तो नो डाउट वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकता है, तो P की बजाय P2 बाय करेगा, तो यहाँ पे वो बजट लाइन हमारी बाहर को शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज रोटेशन एंड प्राइस लाइन। ध्यान रखना, जब भी इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन पैरेलल टू द ओल्डर रहेगी। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन बाहर को शिफ्ट हो जाएगी, अगर इनकम कम हुई तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो गई। लाइकवाइज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज होता है तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगी जिस साइड पे वो गुड है, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो बजट लाइन बाहर को शिफ्ट होगी उसी पॉइंट पे जिस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। नाउ कमिंग टू इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व क्या है? लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन गुड्स, जहां से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बजट लाइन क्या है? स्पेंडिंग द एंटायर मनी इनकम, कितना वो कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है डिफरेंट गुड्स का। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या था? इट इज द कंडीशन और स्टेट इन विच इकोनॉमिक फोर्सेज आर बैलेंस्ड, जहाँ पे मार्केट फोर्सेज हमारी जो बैलेंस हो जाती है, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन he or she maximizes his satisfaction given her money income and price of two commodity. He has no tendency to change. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड लेवल ऑफ इनकम, लेकिन वो विलिंग नहीं है चेंज करने के लिए। जो कंडीशन पे है, जितना कॉम्बिनेशन बाय कर रहा है, ही और शी डज नॉट वांट एनीथिंग टू बी changed and the same level. So consumer's equilibrium refer to situation in which a consumer with given income and given prices purchases such combination of goods and services which gives him maximum satisfaction and he is not willing to change. And this is our consumer equilibrium topic that we will continue with the same but in another lecture. I hope indifference curve, margin rate of substitution is all clear to you. Thank you.